दिल्ली विधानसभा में ज्योतिष अखिल भारतीय महासंघ ज्योतिष महाकुंभ 2023 का आयोजन हो रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। देश के जाने माने ज्योतिषविद और टैरो कार्ड रीडर इसमें सम्मिलित हैं। खास बात यह है कि भारत एक्सप्रेस के चेयरमैन उपेंद्र राय बतौर चीफ गेस्ट इसमें शामिल हो रहे हैं। तस्वीर आपके सामने। पत्रकारिता जीवन में नए आयाम गढ़ने के लिए उन्हें पत्रकार रत्न अवार्ड से नवाजा जाएगा। भारत एक्सप्रेस इस समारोह का मीडिया पार्टनर भी है। तो ये तस्वीर आपके सामने। दिल्ली विधानसभा में ज्योतिष अखिल भारतीय महासंघ ज्योतिष महाकुंभ 2023 का आगाज हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने। देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य, टैरो कार्ड रीडर यहां पर मौजूद हैं। इसके साथ ही यहां पर मौजूद हैं भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के सीएमडी और एडिटर इन चीफ श्री उपेंद्र राय जी, जिनकी तस्वीरें आपके सामने बतौर चीफ गेस्ट। और जिस तरीके से पत्रकारिता में उपेंद्र राय जी का एक अलग विजन, उनका अमूल योगदान, उसको देखते हुए उन्हें पत्रकार रत्न से भी यहां पर सम्मानित किया जाएगा। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है। दिल्ली विधानसभा में इस प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। तस्वीर आपके सामने। साथ ही आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे श्री उपेंद्र राय जी भी। तो मंच की तस्वीरें आपके सामने। So congratulations sir, आपकी वजह से हम सब आज यहाँ पर हैं। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एक बार जोरदार तालियों से इनका फिर से स्वागत करें। Thank you. So next we will felicitate Ajay Rawal ji. Manoj ji will felicitate Ajay Rawal ji. Please give him a big round of applause. एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। तालियों की आवाज नहीं आ रही है, एनर्जी। We welcome you here, sir. Thank you so much. सर आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। Thank you. तो दिल्ली विधानसभा में यह कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। गणमान्य लोग यहां पर इस वक्त मौजूद मंच पर। साथ ही में तस्वीरें आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस के सीएमडी, एडिटर इन चीफ, जिनका सम्मान इस वक्त मंच पर हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने। श्री उपेंद्र राय जी, उनकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे होंगे। शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया गया, उनका सम्मान किया गया। तस्वीरें आपके सामने। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सर। तालियों की आवाज बहुत लिमिटेड है। थैंक यू। दैट्स द एनर्जी वी आर एक्सपेक्टिंग। ज्योतिष महासंघ के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मेरे साथ मंच पर मेरे पिता तुल्य रामनिवास गोयल जी, जिनका आशीर्वाद मुझे हमेशा प्राप्त होता है। कभी भी, रात को दिन हो, कभी भी मैं बाबूजी को एक फ़ोन कर दूं अगर, वैसे तो बाबूजी हमेशा ही सबके लिए तत्पर रहते हैं, पर ये मेरे पे ईश्वर का आशीर्वाद है
कि इनका मुझे विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। और मैं आपको बता दूं कि इस जनसभा में मैं आपको बताऊं एक बात बाबूजी की, कि 2 साल पहले मेरे फादर को कोरोना हुआ और उस समय इतने बुरे हालात थे कि सभी को मालूम है, जब सेकंड कोरोना था तो एडमिशन तो क्या, लोगों को एक दवाई की गोली तक नहीं मिल रही थी। और मेरे फादर की इमीडिएट तबीयत बिगड़ी और डॉक्टरों ने कहा कि इनको आईसीयू चाहिए, और वो भी वेंटिलेटर वाला। और उस समय स्थितियां ये थी कि शायद किसी को एक गोली भी नहीं मिल रही थी। मैंने बाबूजी को रिक्वेस्ट करी, मैंने बाबूजी को फ़ोन किया, हालांकि बाबूजी उस समय पापा का हाल चाल मुझसे पूछ रहे थे पहले भी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विद इन हाफ आवर बाबूजी ने कहा आप फटाफट उनको लेके राजीव गांधी हॉस्पिटल पहुँचिए, मैं कुछ करता हूँ। आप यकीन मानेंगे, जब हम फादर को लेके वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर डॉक्टरों की एक टीम उनका स्ट्रेचर लेके नीचे उनका वेट कर रही थी। ये है बाबूजी के काम करने की शक्ति और ये है इनके काम करने का तरीका। बहुत प्रयास किया बाबूजी ने, लेकिन ईश्वर की इच्छा के आगे कुछ नहीं चलता। मैं अपने फादर को नहीं बचा पाया और बाबूजी का मैं हमेशा रेडी रहूँगा हर चीज़ के लिए, हर कार्य के लिए। हमेशा इन्होंने मुझे अपना पूरा आशीर्वाद दिया। एक बार जोरदार तालियां ज्योतिष महासंघ और मनोज नैयर, हमेशा ही इनका ऋणी रहेगा। जो आज ज्योतिष महासंघ को जो इतनी बड़ी पहचान बाबूजी ने विधानसभा के परिसर में कार्यक्रम करवा कर दी है, हमेशा ही बाबूजी मेरा ज्योतिष महासंघ का एक एक एस्ट्रोलॉजर, एक एक व्यक्ति आपका हमेशा ऋणी रहेगा। एक दूसरी बड़ी महान हस्ती यहाँ विराजमान है, मैं उनका भी नाम जरूर लूँगा। मेरे बड़े भाई उपेंद्र राय जी। आज अगर ज्योतिष के क्षेत्र में मुझे कोई पहचानता है, सारा न्यूज़ चैनल में आपने मुझे कम से कम 1-1.5 साल तक लाइव प्रोग्राम होते हुए देखा, वो आज मेरे बड़े भाई साहब के आशीर्वाद से इन्होंने मेरे गुण को पहचाना और मुझे इस कार्य को करने की शक्ति दी। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां। ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा क्योंकि बाबूजी को आज जाना है, उत्तराखंड पहुँचना है, कोई विशेष कार्यक्रम, कोई विवाह का कार्यक्रम में पहुँचना है और बाबूजी का समय 4 बजे यहाँ से जाने का है। हम कोशिश करेंगे सभी का करवा सके स्वागत, सभी को हम उनके हाथों से उनका अवार्ड दिलवा सकें। एक शेर मैं इन दोनों ही, अपने पिता और अपने भाई के लिए कहना चाहूँगा। शेर में जरा बात कह के थोड़ा सा वो होता है कि बात का कुछ वजन आ जाता है, तो एक शेर दोनों के लिए ही कि जरूर किसी ने दिल से पुकारा होगा, एक बार चांद ने भी आपको निहारा होगा, झुक गए होंगे आसमां के सितारे उस पल जब खुदा ने आपको जमीन पर उतारा होगा। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि अवार्ड सेरेमनी होनी है, हमने बाबूजी को सुनना है। पहले मैं अपने बड़े भाई उपेंद्र जी को कहूँगा कि 2 शब्द कहें और हमें कुछ बताएं, कुछ ज्ञान दें। हेलो। मंच पर बैठे परम आदरणीय रामनिवास गोयल साहब, जो दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को होल्ड करते हैं। आपसे फ़ोन पर मेरी कई बार बात है लेकिन मुलाकात आज पहली बार हो रही है। मनोज जी जो मेरे मन दिल के बहुत करीब हैं, भावना जी, अजय रावल जी, मित्रा साहब और इस सभागार में बैठे सभी ज्योतिष जैसे गूढ़ विषय और गणना को समझने वाले विद्वज्जन। मैं पेशे से पत्रकार हूं लेकिन ज्योतिष मेरा भी बड़ा प्रिय विषय है और कुछ मिनटों में मैं जितना ज्योतिष को समझ पाया हूं कहने की कोशिश करूंगा, बोर बिल्कुल नहीं करूंगा। आज से करीब 50 साल पहले ज्योतिष हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक तिरस्कृत विषय था, जिसको कहीं
पीछे के दरवाजे में डाल के बंद कर दिया गया था। लेकिन 50 साल में ज्योतिष ने उन सारे दरवाजों को तोड़ते हुए अपनी जगह प्राप्त की है और फिर से एक बार स्थापित हुआ है और तमाम विश्वविद्यालयों को मजबूर होकर ज्योतिष को एक विषय के रूप में स्वीकार करना पड़ा और जगह देनी पड़ी। 50 साल पहले हुए एक रिसर्च के आंकड़े के मुताबिक पूरी दुनिया में करीब करीब 78% लोग ज्योतिष के ऊपर भरोसा करते थे, लेकिन वो आम जन थे, विद्वत जन नहीं थे। लेकिन अब जो समय बदला है 50 वर्षों में, अब ज्योतिष पर भरोसा करने वालों का आंकड़ा 98% है। इसको लेकर के कुछ थोड़ी सी बातें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। ऋग्वेद में ये वर्णन मिलता है कि आज से करीब 96,000 वर्ष पूर्व ज्योतिष और नक्षत्रों की गणना के बारे में चर्चा की गई और बाल गंगाधर तिलक ने जो टीका लिखी उसमें उन्होंने लिखा कि कम से कम 90,000 वर्ष पूर्व तो नक्षत्रों और ज्योतिष की गणनाओं के बारे में ज्ञान रहा ही होगा। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो गणित का आविष्कार हुआ हिंदुस्तान की धरती पर 1 से लेकर 9 तक की जो संख्या बनी वो ज्योतिष की गणनाओं के लिए ही आविष्कृत की गई और 1 से लेकर के 9 तक की संख्या पूरे विश्व में भारत के द्वारा ही दी गई संख्या है। जो इंग्लिश का 9 है वो संस्कृत का 9 से ही बना हुआ है और जो हिंदी का 1 है वो संस्कृत का पहले उसको अष्ट कहा जाता था और अंग्रेजी में अब उसको 1 कहा जाता है। तो तमाम जो आविष्कार हुए, चीजें हुई, वो यहीं से विकसित हुए। रूस के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक जेजेवेस्की ने शोध करके बताया कि हर 11 वर्षों के अंतराल पर सूर्य पर आणविक तूफान आते हैं जिसके कारण पृथ्वी पर युद्ध जैसी संभावनाएं बनती हैं। और जब उसने ये बात कही तो स्टालिन उस वक्त 1920 में रूस के जार थे, शासक थे, उन्होंने जेजेवेस्की को साइबेरिया की जेल भिजवा दिया क्योंकि मार्क्सवाद और लेनिनवाद, इस सारी जो धारणाएं थी वो ये कहती हैं कि जब समाज में आर्थिक विषमता होती है तब युद्ध होता है, तब गृह युद्ध शुरू होते हैं। लेकिन जो जेजेवेस्की की तुलना थी, अध्ययन था, जो गणना थी, 700 वर्षों का अध्ययन करके उस व्यक्ति ने इतना प्रामाणिक ज्ञान दिया कि उस ज्ञान के बाद उसको काटना बड़ा असंभव लगा, लेकिन साइबेरिया जेल भेजना उसको बड़ा आसान लगा। करीब 50 वर्षों तक वह व्यक्ति जेल में रहा और जब स्टालिन की डेथ हुई उसके बाद क्रूवेस्की ने उसको आज़ाद कराया और वो 6 महीना जिंदा रहा। लेकिन 6 महीने के जीवन में भी उस व्यक्ति ने बड़ा अद्भुत काम किया और उस काम करके उसने बताया कि पृथ्वी पर जितनी महामारियां आती हैं, जितने रोग और व्याधि पैदा होते हैं, उसके पीछे सूर्य का ही जो दिशाक्रम है या सूर्य के ऊपर जो घटने वाली वेव्स हैं, तरंगे हैं, वही हैं। इसी क्रम में आज से करीब 500 साल पहले एक स्विस डॉक्टर ने बड़ी कीमती खोज दी और उसने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति बीमार तब पड़ता है जब उसके जन्म के समय जो ग्रहों के अंदर की लयबद्धता होती है या उनके अंदर के जो स्वर होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई गंभीर बीमारी आती है उसके जन्म के समय जो लय अंकित होता है उसका रिदम बिगड़ जाने के कारण ही व्यक्ति बीमार पड़ता है। और उस आदमी ने हजारों नहीं लाखों लोगों को स्वस्थ किया, लेकिन उनका इलाज करने से पहले वो व्यक्ति पहले उसकी कुंडली देखता था और कुंडली देखने के बाद वह व्यक्ति उस व्यक्ति का इलाज शुरू करता था। मैं ये मानता हूं कि उस डॉक्टर का नाम था सिल्वेस्की। तो उस डॉक्टर ने ये कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति स्वस्थ तभी तक रहेगा जब तक उसके अंदर की हार्मनी उसके पैदा होने के वक्त ग्रहों की हार्मनी से लयबद्ध रहेगी, मेल खाती रहेगी, और जिस वक्त ये हार्मनी बिगड़ेगी वह व्यक्ति बीमार पड़ेगा ही। और आज से करीब 2500 साल पहले पाइथागोरस जब यूनान से भारत आए तो पाइथागोरस के वक्त महावीर और बुद्ध का युग समय चल रहा था।
तो बुद्ध और महावीर के वक्त में पाइथागोरस ने भारत से जो ग्रहों नक्षत्रों की जो प्रेरणा ली, जिस पर वो खुद रिसर्च कर रहे थे, तो पाइथागोरस ने कहा कि हर ग्रह और नक्षत्र की एक अपनी आवाज है। जब वो यात्रा करता है तो उसकी आवाज उसके साथ भ्रमण करती है और सारे आवाजों का जो जोड़ है वही ओम है, जिसके बारे में बहुत पहले हमारे भारतीय ऋषि मुनियों और मनीषियों ने कहा। और आज ज्योतिष के बारे में जो भी खोज हो रही है, जो भी चीजें हो रही हैं, मैं बड़े भरोसे से और अपने अध्ययन के आधार पर कहना चाहूंगा कि ज्योतिष किसी सभ्यता के द्वारा ढूंढा हुआ पूर्ण विकसित विज्ञान था, और जब वो सभ्यता खो गई तो ज्योतिष के बारे में भी हमें कुछ अधूरी चीजें प्राप्त तो हुई, लेकिन जो पूरा वर्तुल था, जो पूरा सर्कल था, वो कहीं ना कहीं खो गया। और आज इस मन से आप लोगों से कह रहा हूं कि जो 50 सालों में ज्योतिष ने सारे दरवाजों को तोड़ करके जो जगह बनाई है, अगले 5 सालों में आप लोग देखिएगा कि स्कूल के बच्चों के पाठ्यक्रम में ज्योतिष पढ़ाया जाएगा। ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि जब कोई भी बच्चा इस संसार में जन्म लेता है तो एक वक्त में लाखों करोड़ों बच्चे जन्म लेते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। लेकिन ढूंढने वालों ने, खोजने वालों ने ये जरूर बताया कि एक बच्चे पर समान प्रभाव दूसरे बच्चे के ऊपर जैसा क्यों नहीं पड़ता, लेकिन इतना जरूर है कि पूरे जीवन पर, समग्र जीवन पर ज्योतिष का ग्रहों नक्षत्रों के गति का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। एक और रूसी वैज्ञानिक ने एक बड़ी गहरी खोज की, और मैं उस खोज को इस नई सदी के लिए बहुत ही कीमती मानता हूं, और वो खोज थी ऑर्गेनिक हार्मनी की। ऑर्गेनिक केमिकल उन्होंने नाम दिया इसका, जिसको हिंदी में अगर ट्रांसलेशन करें तो ब्रह्म रसायन कह सकते हैं। उस वैज्ञानिक ने यह कहा कि जो पूरी पृथ्वी है वो एक शरीर के जैसी है। जैसे हमारे अंगूठे में चोट लगती है तो हमारे मस्तिष्क को सूचना तो मिलती है, इवन पूरा शरीर झंकृत हो जाता है। अंगुली कट जाती है, पूरा शरीर आंदोलित हो जाता है। ठीक उसी तरह से उस वैज्ञानिक ने यह समझाने की कोशिश की कि जो ये पूरी पृथ्वी है, इसका एक एक कण आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर का एक एक रोम आपस में जुड़ा हुआ है। और पहले का जो ये विज्ञान था कि पृथ्वी से 200 मील ऊपर जो तमाम हवाओं की परतें हैं, उसके ऊपर आकाश शून्य है, मृत है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब वैज्ञानिक आधार पूरे तरीके से बताते हैं कि जितना ऊपर हम जाते हैं पृथ्वी की परत से ऊपर 200 मील ऊपर, तो अंतरिक्ष उतना ही जीवंत है। और ठीक वैसे ही जैसे हमारे अंगूठे में, उंगली में या शरीर के छोटे से छोटे हिस्से में चोट लगती है, उसी तरीके से इस अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच इतना गहरा संबंध है कि जब कोई नक्षत्र या तारा यात्रा कर रहा होता है तो उसका पूरा प्रभाव हमारे ऊपर सीधे वैसे ही पड़ता है। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब का ग्रह है, और चंद्रमा के अंदर जो भी हलचल होती है, जो भी मूवमेंट होती है, आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि चंद्रमा जब पृथ्वी के करीब आता है तो समुद्र कैसे ज्वार भाटा से भर जाता है, कैसे लगता है शहर के भीतर पानी चला आएगा। कुछ और एग्जाम्पल आप लोगों को देना चाहूंगा। मैं प्रैक्टिशनर ज्योतिष तो नहीं हूं, लेकिन मैंने कहा कि मेरा बड़ा रुचि का विषय है ये। बिल्कुल। तो जैसे चंद्र ग्रहण, जैसे सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, मैं सूर्य ग्रहण की बात करना चाहूंगा कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो आप लोगों ने देखा है कि सर्कैडियन रिदम को फॉलो करते हुए कैसे पक्षी दोपहर का अगर सूर्य ग्रहण है तो सुबह निकलते हैं, लेकिन दोपहर तक सूर्य ग्रहण से पहले पेड़ों पर लौट आते हैं। सारा कलरव उनका बंद हो जाता है। जो बंदर दिन भर शोर मचाते रहते हैं वो पेड़ों को छोड़कर नीचे इकट्ठा हो जाते हैं, एकदम शांत, ऋषि मुनियों से भी ज्यादा शांत हो जाते हैं और एक जगह झुंड बना लेते हैं। अगर आप लोगों ने देखा हो, अनुभव किया हो तो। हम मनुष्य अपनी बुद्धि के चलते हमने एक ऐसा संसार बना लिया है, एक ऐसी दुनिया बना ली है कि हम सोते हैं 4 बजे। हमें सूर्य के जगने और अस्त होने से कोई अब मतलब नहीं रह गया है। लेकिन दुनिया में जितनी बीमारियां हैं, आज लोग स्लोन कैटरिंग में जाते हैं इलाज कराने के लिए, न्यूयॉर्क के दुनिया के सबसे महंगे हॉस्पिटल में।
तो स्लोन कैटरिंग के डॉक्टरों का भी कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको कैंसर ना हो तो प्रकृति के करीब रहिए। सूर्यास्त के साथ आप भोजन करना बंद कर दीजिए, क्योंकि रात के वक्त अगर हम भोजन करते हैं तो कुछ बीमारियों को हम स्वतः ही आमंत्रित करते हैं, क्योंकि रात के वक्त हमें ऊर्जा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब हम भोजन करते हैं तो जितनी ऊर्जा हम लेते हैं उससे बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस भोजन को पचाने के लिए। इसीलिए आप गहरी नींद कभी नहीं सो पाते। रात के भोजन करने के बाद हमेशा आपकी उथली नींद होती है, आपको बुरे बुरे सपने आते हैं और आप सपनों की दुनिया में जीने लगते हैं धीरे धीरे धीरे। तो ठीक वैसे ही जो ज्योतिष है वो बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक है। इतना साइंटिफिक है कि इससे ज़्यादा ऊपर के साइंस के बारे में जितना हम अभी जान पाए हैं वो बहुत ही उथला साइंस है, जितना आविष्कार हमारे आज सामने है। लेकिन ज्योतिष बहुत ही गहरा साइंस है, बहुत ही गहरा विज्ञान है। तो अगर सूर्य के ऊपर होने वाली हलचल से हमारा जीवन यहाँ पृथ्वी पर प्रभावित होता है तो ब्रह्म रसायन के बारे में जिस वैज्ञानिक ने थ्योरी दी है वो बहुत ही सही है कि अगर छोटी सी चोट से पूरा हमारा शरीर झंकृत हो जाता है तो इस पूरे अनंत ब्रह्मांड रूपी शरीर में अगर कोई घटना हो रही है तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो छोटे से जीव में है वही ब्रह्मांड में है, वही सब जगह है, सतत है और वो बह रहा है। तो लेकिन हम इतने कह सकते हैं कि असंवेदनशील हो गए हैं कि हमें तब पता चलता है जब हमारे ऊपर कोई गहरी बीमारी आती है। हम तब किसी ज्योतिष या पांडित्य से भरे व्यक्ति के पास जाना स्वीकार करते हैं, किसी गुरु के शरण में जाते हैं जब किसी का जवान बेटा मर जाता है, जब किसी के घर में ऐसी आपदा आ जाती है। लेकिन वो गुरु का सत्संग भी, संसर्ग भी रेत मुट्ठी में पकड़े हुए रेत की तरह होता है। जितने पल, जितने क्षण हम गुरु के शरण में होते हैं उतने वक्त तो हमारी दुनिया और मन बड़ा पवित्र बदला हुआ सा लगता है। लेकिन जैसे ही हम वहां से हटते हैं हम पुनः अपनी दुनिया में, उस कृत्रिम दुनिया में वापस लौट आते हैं। तो ज्योतिष और ग्रहों के प्रभाव को समझने के लिए ये बेहद जरूरी है कि हम थोड़ा संवेदनशील होएं और थोड़ा प्रकृति के साथ जिएं, सूर्य के अस्त के साथ जिएं, चंद्र को देखने के लिए जिएं। तारों और ग्रहों के नक्षत्रों से बात न कर पाएं लेकिन उनके प्रभाव को तो जरूर ही समझें। समय बड़ा कम है। बस मैं यहीं पे अपनी बात समाप्त करता हूं। आज इस विधानसभा के परिसर में माननीय रामनिवास गोयल जी ने भारतीय ज्योतिष संघ को जो मंच दिया है उसके लिए मैं भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। इससे ज़्यादा सुंदर और महत्वपूर्ण जगह नहीं हो सकती थी जो भारतीय ज्योतिष संघ को महत्व देने के लिए और सम्मान देने के लिए। मैं मनोज नायर जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे बुलाया, याद किया और मेरी बात को आप लोगों ने बहुत ही एकाग्रता से सुना। इसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित रहूँगा, बहुत अनुग्रहित हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। Thank you so much, Shri Upendra Rai ji, Chairman and Managing Director, Editor-in-Chief, Bharat Express News Network. Thank you for your knowledge sharing and how the consequences of going against the biological clock, which was the main, theme line of his speech. Now I request. तो दिल्ली विधानसभा में ज्योतिष अखिल भारतीय महासंघ ज्योतिष महाकुंभ 2023 का आगाज हो चुका है। खासतौर पर मंच की सीधी तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल की तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे और आपसे कुछ देर पहले भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी ने इस मंच को संबोधित भी किया, उनका सम्मान किया गया। तस्वीरें आपके सामने।